नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1 को हमने खत्म किया था और साथ ही में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है उसका जो फॉर्मूला है उसको हमने डिराइव किया था। तो आज के लेक्चर में हम एरिया ऑफ रोम्बस देखेंगे दोस्तों। तो रोम्बस का एरिया हमें आज के लेक्चर में उसको डिराइव करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने रोम्बस निकाला है, ठीक है, रोम्बस मैंने ड्रॉ किया है। अब हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस के जो चारों जो साइड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं और साथ ही में ये जो दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों के दोनों जो डायगोनल होते हैं दोस्तों वो बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर है ना, ये एसी डायगोनल जो है, एसी डायगोनल बाइसेक्ट करने वाला डायगोनल ये बीडी होगा और बीडी डायगोनल को बाइसेक्ट करने वाला जो डायगोनल होगा वो एसी होगा। बाइसेक्ट मतलब क्या कि ये बीडी जो डायगोनल है वो एसी डायगोनल को दो इक्वल टुकड़ों में बांट देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये एसी अगर 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये एपी 5 का होगा और पीसीबी 5 का होगा। उस तरह से ही बीडी डायगोनल जो है ये बीडी डायगोनल को एसी डायगोनल बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या कि ये बीडी डायगोनल को दो इक्वल टुकड़ों में बांट देगा। इसका मतलब ये अगर 8 का होगा पूरा बीडी तो ये बीपी 4 का होगा और पीडी 4 सेंटीमीटर का होगा। ओके, तो रोम्बस में क्या होता है, चारों के चारों जो साइड होते हैं दोस्तों वो इक्वल होते हैं। देखिए ये चारों साइड वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये 10 का 10 का 10 का 10 का, ठीक है, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, देखिए डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। सो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का बनाएगा, सो यहाँ पर भी वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इन रोम्बस, तो इसको देखकर हम क्या लिख सकते हैं, इन रोम्बस, रोम्बस को इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। इन रोम्बस ए बी सी डी, इन रोम्बस ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी में हमें एसी डायगोनल नजर आ रहा है। ठीक है, डायगोनल कौन कौन सा है, एसी। सो डायगोनल 1, डायगोनल फर्स्ट, diagonals are AC and BD, है ना, which are perpendicular to each other, ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम एसी डायगोनल को हम D1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एसी डायगोनल ये फर्स्ट वाला है और बीडी ये सेकंड डायगोनल है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लेंथ ऑफ एसी मतलब ये जो एसी डायगोनल है उसकी लेंथ को हम D1 मान लेते हैं। ओके, सो लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू D1, है ना। ये वाली डायगोनल को मैं D1 मान लेता हूं उसकी लेंथ, और लेंथ ऑफ BD उसकी लेंथ को हम D2 मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर लेट्स कंसीडर कर लो। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर है ना, ये जो डायगोनल है BD अगर एक काम हम पहले एसी लेते हैं। अब देखिए एसी अगर यहां पर D1 होगा तो एपी क्या होगा, देखिए ये पूरा अगर D1 होगा तो एपी क्या होगा, उसका हाफ, है ना। क्यों, क्योंकि ये एसी को ये पी पॉइंट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, लेंथ ऑफ एपी is equal to half of length of AC, है ना।
ये एपी जो है, एपी देखिए, एपी ये एसी कहां पे, सो 1/2 एसी क्या है, d1 है। सो हमारा लेंथ ऑफ एपी क्या आया, d1/2, ये हमारा लेंथ ऑफ एपी होगा। अब हम अगला वाला देखते हैं। देखिए अगला वाला हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर लिखेंगे। अब लेंथ ऑफ एपी हमने निकाला, ये एपी की लेंथ, एपी की लेंथ क्या होगी, d1/2, और ये पूरा एसी क्या होगा, ये d1 होगा। उस तरह से लेंथ ऑफ हम बीपी भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ बीपी इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों, ये बीपी जो है वो ये बीडी का हाफ होगा, है ना। सो लेंथ ऑफ बीपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ, यहां पे मल्टीप्लाई आप कर लिख सकते हैं, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बीडी, है ना। बीपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बीडी। ओके, सो बीडी, बीडी क्या है, d2 है ना, देखिए d2। सो लेंथ ऑफ बीपी इज इक्वल टू d2/2। अब देखिए दोस्तों, एपी हमने d1/2 निकाला, और बीडी भी हमने क्या निकाला, लेंथ ऑफ बीपी, सॉरी बीपी, ये क्या है, d2/2 आ गया। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस रोम्बस को ध्यान से देखोगे तो ये रोम्बस में ना, ये चारों ट्रायंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, चारों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल, एपीबी, बीपीसी, डीपीसी, एपीडी, ये चारों को चारों ट्रायंगल एकदम सेम है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये चारों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल, ये सेकंड वाला ट्रायंगल, ये थर्ड वाला ट्रायंगल, और ये फोर्थ वाला ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, हियर इन rhombus A B C D, in rhombus A B C D, in rhombus A B C D, triangle A B P is congruent to triangle BPC. BPC is congruent to triangle DPC is congruent to triangle APD, है ना। देखिए ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, मतलब चारों ट्रायंगल इस रोम्बस में सेम है ना। देखिए दोस्तों, जैसे स्क्वायर में चारों ट्रायंगल सेम होते हैं, उसी तरह से देखिए अगर हम स्क्वायर में डायगोनल डालते हैं तो डायगोनल डालने के बाद जो दोनों ट्रायंगल जो होते हैं, देखिए मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया, ओके, और हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल डाल दिए, ओके। तो ये स्क्वायर में दोस्तों देखिए ये चार ट्रायंगल बन गए, ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल, ओके। तो स्क्वायर में भी ये चारों ट्रायंगल बिल्कुल सेम होते हैं। उस तरह से रोम्बस में भी चारों ट्रायंगल सेम होंगे, ओके। सो हमने उस तरह से लिख लिया यहाँ पर एपीबी, बीपीसी, सीपीडी एंड एपीडी आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो हम आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी अगर आपको इस रोम्बस का एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों ट्रायंगल का एरिया को हमें निकालकर उसका सम अगर हमने किया तो हमें रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, है ना। देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ रोम्बस
ABCD area of rhombus ABCD is equal to area of triangle ABP plus area of triangle BPC plus area of triangle DPC plus area of triangle APD, है ना। APD। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा दोस्तों? अब देखिए, ये जो रोम्बस है दोस्तों, ये चारों ट्रायंगल से मिलकर बना है ना। इसका मतलब क्या? अगर हमने इन चारों ट्रायंगल का एरिया को ऐड किया तो हमें अपने आप ये एबीसीडी रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा? एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीए या एपीबी हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या पता है कि ट्रायंगल एपीबी, बीपीसी, डीपीसी, एपीडी ये चारों सेम है ना। इसका मतलब देखिए, ये चारों सेम है, इसका मतलब क्या? ये जो तीनों ट्रायंगल हो गए ये एपीबी के बराबर हो गए, है ना। ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, इसका मतलब क्या? ये जो तीनों ट्रायंगल है ये बीपीए ट्रायंगल के भी बराबर हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस अब बीपीसी एपीबी, बीपीसी भी एपीबी के बराबर होगा, है ना। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस इसको भी मैं एपीबी के बराबर लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी। ये एपीबी को एक मिनट, हाँ एपीडी, ये एपीडी होना चाहिए। तो इसको भी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी के बराबर लिख सकता हूं। ओके, तो रीजन क्या दोगे यहां पर? रीजन क्या दोगे? कोई बात नहीं, रीजन ये ऑलरेडी है यहां पर, है ना। रीजन ये है इसका। अब देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, इसका मतलब क्या है? इसको हम इस तरह से लिख सकते हो, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी, एबीपी को हो या एपीबी को हो, एक ही बात है ना। देखिए कितनी बार है? 1 2 3 4, इसलिए मैंने 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी लिखा। ओके, अब देखिए दोस्तों, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये एपीबी ट्रायंगल में बेस कौन सा है? देखिए ये एपी बेस है। ओके, सो बेस क्या होगा हमारा? बेस एपी, लेंथ ऑफ एपी इंटू हाइट क्या है? बीपी या हाइट है ना, बीपी हाइट है। ओके, सो यहां पर हम क्या करेंगे? ये इसको हम काट लेंगे, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, 2 इंटू, अब एपी की लेंथ क्या है? एपी इज इक्वल टू d1/2। देखिए एपी इज इक्वल टू d1/2 और बीपी क्या है? बीपी इज इक्वल टू d2/2, ठीक है। सो ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। सो ये 2 को देखिए तो हम कैसे लिख सकते हैं? d1 इंटू d2/2, है ना। तो ये 2 को हम आगे लेके आएंगे, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है।
तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए हाफ इंटू लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इस तरह से होगा, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल है ना। सो हाफ इंटू, सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। देखिए इन दोनों डायगोनल्स की जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रोम्बस का एरिया निकल के जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ये हो गया हमारा रोम्बस का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इसका हम एरिया किस तरह से निकालेंगे? एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया हाफ ऑफ, अगर ये डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर की दी होगी, ये बीडी, और ये एसी अगर 12 की दी होगी, तो हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा, है ना। 12 बच्चे 60, और एरिया का यूनिट क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया, रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हो दोस्तों तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इस पर बेस, मतलब आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए दोस्तों, ये एरिया ऑफ रोम्बस पर बेस, उसको हम देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम सॉल्व एग्जांपल में का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। दिया गया है लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 11.2 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहां पर हमें क्या दिया है दोस्तों? जो रोम्बस है उसका डायगोनल्स के मेजरमेंट दिए, मतलब उन डायगोनल्स की लेंथ दी है, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो गिवन क्या क्या है? गिवन हम पहले लिख लेते हैं। डायगोनल्स मतलब हम क्या करते हैं? डायगोनल 1 मतलब D1 है ना, D1 इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर दिया है, और D2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है ना। D1 मतलब रोम्बस की फर्स्ट डायगोनल, और D2 मतलब रोम्बस की सेकंड डायगोनल है ना। देखिए रोम्बस में दो डायगोनल होते हैं ना, ये BD एक डायगोनल है और AC एक डायगोनल है। ओके, AC वाली D1 डायगोनल होगी और BD वाली D2 डायगोनल होगी। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू क्या दी है? 11.2 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ये इसका फॉर्मूला लिख लो, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स है ना। सो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स की लेंथ का प्रोडक्ट, सो D1 इंटू D2। ठीक है, 1/2 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 D1 है और 7.5 D2 है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए 11.2 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हम हटा देंगे। देखिए पॉइंट को हम हटा देंगे। सो पॉइंट को अगर हमने हटाया तो 112 इंटू 75। ओके, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 1 एंड 1 6 है ना, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5, कैरी की जरूरत है ना अभी, 5 जा 5 क्रॉस, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7 एंड 1 8, कैरी की जरूरत नहीं अभी, इसका काम हो गया, 7 1 जा 7, सो 0 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 8 और 6 14, सो 8400 आएगा। 1/2 इंटू 8400
100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं डेसिमल पॉइंट कहाँ पे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इसका मतलब प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है। देखिए ये एक डिजिट, ये एक डिजिट, मतलब 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा इसके प्रोडक्ट का, वहां पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट को छोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये आएगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब यहाँ पर 0.00, ठीक है। सो 1/2 इंटू 84। अब 84 का हाफ क्या होता है, 42 होता है। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम अगला वाला करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। अब यहां पर हमें रोम्बस का एरिया दिया है। देखिए यहां पर मैंने एक रोम्बस निकाला है, उसका एरिया हमने क्या दिया है, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। सो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम। गिवन एरिया क्या दिया है, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। ओके, वन ऑफ द डायगोनल मतलब ये रोम्बस में से कोई एक डायगोनल ये 12 सेंटीमीटर का होगा, है ना। सो देखिए हम मान लीजिए ये AC, ये डायगोनल 1 है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक 12 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करते हैं, ये AC को 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सो लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू, AC को हमने D1 मान लेते हैं। D1 इज इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये रोम्बस की साइड की लेंथ निकालनी है। इसका मतलब क्या, हमें DC निकालना होगा, है ना। साइड मतलब देखिए ये साइड है रोम्बस की, ये चारों साइड है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये रोम्बस की साइड को निकालना है। सो हमें निकालना है लेंथ ऑफ साइड, या हम लेंथ ऑफ DC कह सकते हैं। देखिए हाँ, हम एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ DC हम लिख लेते हैं। और एक बात समझना दोस्तों, लेंथ ऑफ DC अगर हमने निकालनी तो BC की लेंथ भी वही होगी, AB की लेंथ भी वही होगी, AD की लेंथ भी वही होगी। क्यों, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ DC को हमने x मान लेते हैं, ठीक है, x सेंटीमीटर, और हमें x से निकालना है। तो ये DC को मैं क्या करता हूँ, x सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, है ना। रोम्बस कौन सा है, ABCD, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ओके, D1 तो हमें पता है, D2 हमें निकालना है। देखिए D1 हमें पता है कितना है, 12। देखिए AC ये कितना है, 12 है। D1 हमें पता है और D2 हमें निकालना है। D2 पता है क्या, नहीं। और एरिया ऑफ रोम्बस ABCD तो पता है हमें, वो क्या है, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, 96, 1/2। D1 क्या है, 12, और D2 हमें निकालना है। ओके, सो 96, ये 2 इधर डिवीजन को इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन को होगा। ओके, सो 12 इंटू D2 और 96 इंटू 2 अपॉन, अब ये 12 इधर मल्टीप्लिकेशन को है, इधर जाएगा तो डिवीजन को जाएगा। देखिए 12 इधर मल्टीप्लिकेशन इक्वल किधर आएगा तो डिवीजन को हो जाएगा। सो D1 इज इक्वल टू 2 एकम 2 और 2 चौक 12। सो 96/6। अगर आप 96/6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 तो 60 मिलेगा, है ना। 6 1 जा 6, 6
16 6 96, सो हमें D1 मिलेगा 16 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, हमको यहां पर D2 D1 मिल गया। देखिए ये D1, तो ये D1 कितना होगा हमारा, ये पूरा D1 कितना होगा, ये DB जो है वो D1 है। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, लेंथ ऑफ DB इज इक्वल टू, जस्ट हो ना, ये D1 नहीं है, D2 है, D2 सॉरी लिखने में गलती हो गई, D2। सो ये DB जो है वो हमारा D2 है, वो कितना है, वो हमें 16 सेंटीमीटर निकालना है। सो ये जो DB होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, तो अगर हमें लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, इसका मतलब ये x निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो DB है वो DB कितना है, 16 सेंटीमीटर। और अगर हमें ये निकालना है तो हमें PC निकालना पड़ेगा और DP निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये जो DPC है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, ये DC हमें निकालना है ना, तो हमको DP निकालना पड़ेगा और PC निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है DPC, तो राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और ये DPC ट्रायंगल में ये DC जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, तो हम आगे क्या करेंगे, नाउ अब देखिए दोस्तों, अगर हमें लेंथ ऑफ DP निकालनी है, अभी DP की लेंथ जो है वो हाफ है, किसकी हाफ है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ DB बराबर, सो हाफ इंटू, अब DB कितना है, DB ये 16 सेंटीमीटर है। देखिए ये DB और ये DB का हाफ ये DP होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये मतलब ये जो P पॉइंट है वो DB को बाइसेक्ट करता है। सो DP क्या होगा, हाफ ऑफ 16 8 सेंटीमीटर। ओके, सो DP कितना आएगा, ये पूरा 16 होगा तो DP कितना आएगा हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा, ये 8 होगा यहां से यहां तक। ओके, सिमिलरली एंड लिखेंगे लेंथ ऑफ PC, है ना, तो PC इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ, PC किसका हाफ है, ये AC का हाफ है, लेंथ ऑफ AC। तो हमें AC मिला है, AC कितना है, देखिए ये पूरा AC कितना है 12, सो 12, सो PC क्या होगा, हाफ ऑफ 12 6 सेंटीमीटर। सो ये AC अगर 12 होगा तो ये जो PC है ये इस पूरे का हाफ मतलब 6 होगा। ओके, तो हमने क्या किया दोस्तों, देखिए DP को भी निकाल लिया, PC को भी निकाल लिया। इसका मतलब क्या, ये DPC जो ट्रायंगल है उसमें हमें दो साइड पता चल गई, उसमें से हम तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, इन नाउ हियर DPC triangle DPC is right angle triangle, राइट एंगल DPC क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। देखिए DPC राइट एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और हमें पता है दोस्तों कि रोहम्बस में हर एक ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी होगा 90 डिग्री एंगल बनाता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। सो DPC इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल DPC by Pythagoras theorem. Okay, so देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, DC,
BC स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर, है ना, DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब BC स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब x स्क्वायर, है ना, उसको हम x माना है, या x नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, BC स्क्वायर ही लिखते हैं। देखिए अभी हमने x माना इसलिए हम इसको x ही लिख लेते हैं, x स्क्वायर। सो DP स्क्वायर, DP क्या है 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 स्क्वायर प्लस PC कितना है 6 PC कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मतलब क्या 64, 6 स्क्वायर का मतलब 36। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 100। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, तो हमने अगर यहां पर स्क्वायर रूट लिया तो देखिए इसका स्क्वायर रूट लगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। ओके, सो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या एक्स। देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स। एक काम कर दो, मैं और एक स्टेप को बढ़ा देता हूं दोस्तों, देखिए स्टेप, अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का हम, स्क्वायर रूट मतलब क्या, पावर को 1/2 होता है ना, और ज्यादा, ठीक है, और रूट ऑफ 100 मतलब 10, 100 का रूट क्या आता है 10। सो स्क्वायर रूट कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बराबर। तो हमें लेंथ ऑफ साइड क्या मिली, लेंथ ऑफ BC। सो लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनली हमें लेंथ ऑफ साइड क्या मिली, x सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ऑफ साइड मिली 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2 है दोस्तों, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।